ऐसा ही माहौल अब संडे को हुआ करेगा, है ना। संडे को बायोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ, अच्छा ऑलरेडी है क्या, सॉरी। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइस। दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? ब्रिटेन का। किसका है? लिखा हुआ है कि बिना लिखा हुआ है? बिना लिखा हुआ। बताओ कैसे मान रहे हैं वो लोग? कल्चरल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, लिखे नहीं वो लोग। पहला संविधान लिखा हुआ किसका है? इतने में ही लिख दिया भाई साहब, एक पतली सी कॉपी होती है ना जो, उतने में ही लिख दिया उन्होंने संविधान। एक छोटा सा नॉवल नहीं होता जैसे आपने देखा होगा, उतने में इन्होंने संविधान लिख दिया। देखा है, फोटो भी देखी थी आप लोगों ने, ठीक है। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूएसए का है। दुनिया का सबसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उनको पता था बनाने वाले, इतने ढीठ आदमी है आगे कि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक ये मानेंगे नहीं, है ना। इतना कुछ लिखने के बाद भी आप देखोगे संसद में कभी मिर्ची फेंक रहे हैं, कभी वाटर फेंक रहे हैं, कभी कुर्सियां, कभी इवन जो लोकसभा का स्पीकर होता है, स्पीकर समझते हो ना, वो जो बजता है वो वाला नहीं, ठीक है। वो जो स्पीकर होता है, वो जो सामने बैठा रहता है। इस समय करंट में कौन है लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला है, ठीक है ना, ओम बिरला है। तो लोकसभा स्पीकर के ऊपर लोग बिल फेंक देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, जो कि पावरफुल पोस्ट होती है। खैर कोई बात नहीं, आ जाओ। अब हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात तो आप लोग आईएएस वाईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप लोग तैयारी कर रहे हो एक नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम की, और उसमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, अभी भी मेरे बैग में पड़ा हुआ है, लास्ट टू लास्ट मंथ में अपने अभी भी बैग में पड़ा हुआ, मैं आपको दिखा दूंगा। एक ये प्रोस्पेक्टस है जिसका ये हाल हो चुका है, और एक ना एक और प्रोस्पेक्टस था जो मैंने रख दिया शायद। हम गए ना एक इंस्टीट्यूट में, वाजी राव एंड रवि करके इंस्टीट्यूट है जो आईएएस के लिए पढ़ाता, तो मेरे फ्रेंड को आईएएस का कोचिंग लेता, कह चल चल पता करता। मैं कहा चलो भाई घूम लेंगे इस बहाने, उनका थोड़ा इन्वायरमेंट हम देख लेंगे, क्या पता ऐसा कुछ हम ले आए। देखो भाई मैं गया जब वहाँ पे, तो वो कह रहे हैं पॉलिटी पढ़ाएंगे, उसमें जैसे हमने पढ़ा ना रेगुलेटिंग एक्ट, वो अलग फैकल्टी पढ़ाएगी, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलग फैकल्टी पढ़ाएगी, फंडामेंटल राइट्स अलग फैकल्टी पढ़ाएगी, फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब पॉलिटी पढ़ाने के लिए उनके पास 500 फैकल्टी है, सिर्फ पॉलिटी के अलग अलग टॉपिक। मतलब वो बंदा जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएगा उसको एक्सपर्टीज है फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने में, ठीक है। तो मैंने कहा हमारा तो ऑलराउंड चलता है, ऑलराउंडर है हम तो, और इतना डिटेल में आता भी नहीं है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि जुडिशियल रिव्यू जो होता है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? न्यायिक पूर्णावलोकन। जैसे मान के चलो जो जज साहब ने किसी को फांसी दे दी है, और वो चाहता है कि वो, उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो गया है, तो वो कहाँ जाएगा फिर? अपर कोर्ट में जाएगा या अपर बेंच में जाएगा। तो हाई कोर्ट चला गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट चला, वहां भी मान लो फांसी मेंटेन रही, वो फिर कहाँ जाएगा? ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर फिर भी होता तो वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। तो अगर वो अपने फैसले से नहीं सेटिस्फाइड है तो वो रिक्वेस्ट करता है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि फांसी हो गई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी वो दोबारा से ना अप्लाई कर सकता है इसको। कैसे अप्लाई कर सकता है? वो बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में दो तरह की बेंच होती है, एक लोअर बेंच और एक अपर बेंच। मतलब अपर बेंच में ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा जजेस होते हैं, और लोअर बेंच में आज तक सबसे बड़ी जो अपर बेंच लगी वो किस केस में लगी है? केशवानंद भारती की। किस केस में लगी है? ऐसा नाम सुना था हमने क्लास में कि जब देश आजाद हो गया तो जो लोगों के पास अथाह जमीनें थी, मान के चलो ये काशी नरेश हैं, काशी मतलब काशी के राजा हैं, ये जयपुर के राजा हैं, अजमेर के राजा हैं, अब इनकी ज़मीनें तो लेनी पड़ेंगी ना, हमें तो डेवलपमेंट करना है। तो हमने इनकी ज़मीनें ली, तो गवर्नमेंट ने पहला जो अमेंडमेंट किया था वो 9th शेड्यूल का किया, ठीक है। ये सब आज पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ने वाले क्या है? सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, शेड्यूल और पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद थोड़ा बहुत आर्टिकल आज शुरू करेंगे, उसके बाद आर्टिकल चला करेंगे आप लोगों को डेली। मेन आर्टिकल ही है। एक बच्चे ने कहा सर आर्टिकल आर्टिकल पढ़ लूँ, हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में, क्योंकि आपसे ना कहानियां नहीं पूछेगा, आप क्या बोलते हो, आप नंबर बोलते हो, वो नंबर पूछेंगे आपसे, पूछेगा आर्टिकल 243 किससे रिलेटेड। अब आप जिसको याद होगा करेगा, जिसको नहीं याद है नहीं पता। कहानियों को, हिस्ट्री को आप कहानी की तरह रिलेट करके आप याद रख सकते हो, लेकिन पॉलिटी में ऐसा नहीं है। अगर आर्टिकल पूछ रहा तो आपको आर्टिकल का नंबर पता होना चाहिए, उसका वो पता होना चाहिए अंदर क्या लिखा हुआ है उसके, कुछ चीज़ है।
ठीक है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो जो हमने पहला शेड्यूल बनाया 9 शेड्यूल, उसमें हमने कहा कि इनकी जितनी ज़मीन है ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सबको क्या कर लो, ग्रैब कर लो, सबको रख लो, ठीक है ना। तो रखना चालू किया। तो उसमें साउथ का एक बंदा था, केशवानंद करके नाम था उसका, उसके पास बहुत सारी मठ की ज़मीन थी, मठ मतलब मंदिर टाइप का कुछ, ठीक है। तो उसकी भी ज़मीन रख ली उसी चक्कर में, तो उसको तो दिक्कत हो गई, सबको दिक्कत होगी, ऑब्वियस सी बात है, किसी की ज़मीन जाएगी तो दिक्कत होगी। तो वो कोर्ट कैसे जाए इसके लिए, तो कोर्ट जाने के लिए उसने इसको क्या बनाया है, अच्छा उसमें लिखा हुआ था कि जो सरकार ज़मीन रखेगी ना आपका, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। एक कंडीशन ये भी लगा दी, 9th शेड्यूल में जो ज़मीन आपसे छीनी गई है उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते। यहाँ पे अगर आज हाईवे निकल जाए और आज सरकार ये ज़मीन रख ले, ये प्रॉपर्टी, ये कोई कहीं नहीं जा सकते जिनकी ज़मीन है। लेकिन कोर्ट, सरकार कंपनसेट कर देती है, वो सरकार की मर्जी है, क्योंकि सरकार पार्टी से चलती है और पार्टी का एक चेहरा होता है। तो मान लो कल को बाय द वे जिसका प्लॉट है वो बीजेपी सपोर्टर है शायद, ठीक है ना, मैंने छल्ला भी दिया था एक, उसमें भी बीजेपी का वो लगा होता, तो मेरे को लगा, और ये है भी बीजेपी सपोर्टर मुझे लगा, तो बीजेपी नहीं, अगर मान के चलो सरकार तो बीजेपी की है, अगर मान लो इससे जमीन रख ली तो जो बीजेपी सपोर्टर है वही बीजेपी का क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्टी ने जमीन ले लिया, कभी जीवन में बीजेपी को वोट ना दे, ठीक है। लेकिन सरकार कंपनसेट कर देती है, क्योंकि सरकार चलती है पार्टी से और पार्टी किसी को नाराज करना नहीं चाहती, ठीक है, वो चीज़ है। तो ये कहानी होती है। तो केशवानंद भारती के केस में वो जो जिस आदमी की जमीन छीनी थी उसमें कोर्ट तो नहीं जा सकते थे, लेकिन एक रूल आया था बाद में कि अगर पहले कोर्ट नहीं जा सकते थे तो लोगों को आइडिया भी नहीं था कि कोर्ट जाते कैसे हैं। तो बाद में एक रूल आया, कि अगर किसी बंदे का फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया है, वायलेशन हो गया है, तो वो कोर्ट जाएगा। फिर अब वकील का तो काम होता है लड़ना है और लड़ाना, तो उन्होंने कहा अच्छा आपकी ज़मीन चली गई है, आपके मंदिर की ज़मीन थी, इसका मतलब धार्मिक उपचारों का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन हो गया, चलो कोर्ट। उसको कोर्ट लेके गए, केस लड़ा, 13 जजेस की बेंच बैठी, कितनी थी, 13, आज तक की सबसे बड़ी बेंच। आज तक कभी भी कितना भी बड़ा मुद्दा हो जाए, आज तक इसमें कभी भी 13 जजों की बेंच। आपको पता ना, एक 3 तरह की कैटेगरी होती है, एक एससी होता है, एक एसटी होता है, और एक ईडब्ल्यूएस वालों को छोड़ दो आप लोग, वो टेम्परेरी हैं, ठीक है ना। तुम्हारा ईडब्ल्यूएस है क्या? फिर कोई बात नहीं। गाइस आपको पता ओबीसी में क्रीमी लेयर होता है। सपोज करो अगर कोई ओबीसी है, मान के चलो ओबीसी है ये, और इनकी आज गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, ये एएसओ बन जाती है, डबल एओ बन जाती हैं, ठीक है, क्या बन जाती हैं, और इनकी 1,10,000 सैलरी है, तो साल की कितनी हो गई, 12 लाख तो ऊपर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया, अब एक रूल पास कर रखा है यार, दे वो जरा दरवाजा बंद कर गया, थोड़ा सा चुका दो। तो एक रूल निकाल रखा है कि अगर किसी ओबीसी की सैलरी 10 लाख से ऊपर है तो उसको फिर उसकी आने वाली जनरेशन को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक। अब यही कंसेप्ट अब एससी कैटेगरी में भी आने का सोचा जा रहा था। इसके लिए अभी रिसेंट में सर्वे हुआ था और सुप्रीम कोर्ट की बेंच का डिसीजन आया इसके ऊपर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मान के चलो इनके ग्रैंडफादर भी आईएएस, ये एससी कैटेगरी से, इनके ग्रैंडफादर भी आईएएस, उनके फादर भी आईएएस, उनके पिताजी भी आईएएस, उनका ये खुद भी आईएएस। तो अब कोर्ट का ये कहना है कि इन्होंने अपने एससी कैटेगरी का पूरा फायदा उठाया है, लेकिन इन्हीं की कैटेगरी में कोई दूसरा कैंडिडेट है जिसको पता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज भी होती है, ठीक है ना, उसको बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा उस बात का, ठीक है ना, और सीटें हमारे पास लिमिटेड ही हैं। तो हम कहेंगे कि यार आप 5 जनरेशन से आप इस कैटेगरी का फायदा उठा रहे हो, और अब आपका सोसाइटी में वो प्रेस्टीज बन गया है जो जनरल वालों का है। जनरल वालों कैसे है, मतलब कि फिर भी वो उस सेंस में नहीं है, मतलब फिर भी तो जो भी बन गया, जो बना, मतलब आपको लोग अब रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, वो चीज खत्म हो गई है, ठीक है ना। तो आपको अब रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये डिबेट अब चलने लगी है, किसमें, सरकार एक साथ नहीं हटाएगी, एक साथ हटाते हो तो बवाल हो जाएगा, आंदोलन हो जाएंगे। अभी सरकार किसको हटाएगी, धीरे धीरे करके शायद, ठीक है ना, ये चीज है। और ऐसा भी एक दिन, अभी आज भी एक डिसीजन आया है, क्या डिसीजन आया है, इसका एक डिसीजन अभी रिसेंट में भी आया है, दिल्ली पुलिस के केस में भी आया हुआ है, कि अगर मान के चलो इनकी एज 22 साल है, जनरल दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की एज कितनी होती है, 25 साल होती है, और इनकी एज है 22 साल, और ये एससी कैटेगरी से हैं, तो इन्होंने एससी होने का फायदा तो नहीं उठाया, क्योंकि नॉर्मल एज भी इससे कम है ये। तो अगर मान के चलो इन्होंने फायदा नहीं उठाया है, और कल को एससी की कट ऑफ 60 गई है और जनरल की कट ऑफ 65 गई है, और इनके 72 नंबर हैं,
तो इनको जर्नल काउंट किया जाएगा फिर। यानी ये किसकी सीट पर लड़ेंगी? यानी वो जो 5000 भर्तियों में से जो एससी के लिए रिजर्व सीट थी ना, उसमें इनका नाम ही नहीं होगा, ये जर्नल में होंगे और वो अभी भी रिजर्व सीटें रहेंगी। बात समझ पा रहे हो आप लोग? लेकिन मान लो इनकी एज अगर 28 साल है तो उन्होंने एससी का एक बेनिफिट तो ले लिया यहाँ पे, तो अब इनको एससी कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा, ये जजमेंट आया है। ठीक है ना? यानी अगर तुमने एससी कैटेगरी का एक बार बेनिफिट ले लिया है तो तुम आगे एससी कैटेगरी में रहोगे, चाहे तुम्हारे कितने भी मार्क्स आ जाएं। लेकिन अगर तुमने कोई बेनिफिट नहीं लिया, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आपको पता ना, बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 19 साल में एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाते हैं, क्लास के टॉपर। ठीक है, वो चीज़ है। तो अगर इन्होंने कोई बेनिफिट नहीं लिया है तो ये जनरल काउंट होंगी, अगर इन्होंने बेनिफिट ले लिया है तो फिर ये कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर ये जजमेंट अभी रिसेंट में आया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। हम बात करें किसकी? सोर्सेज ऑफ टॉप, है ना? तो गाइज हमने अलग अलग देशों से ना अलग अलग लिया। आपको पता ना भारत के संविधान में तो सब कुछ तो बाहर से लिया हुआ हमने, लेकिन हमने 70% कहाँ से लिया हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1900, है ना, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट अलग है, चार्टर्ड एक्ट अलग है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग है। रेगुलेटिंग एक्ट वो होता था जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनाती थी, किसको रेगुलेट करने के लिए? ईस्ट इंडिया। फिर चार्टर्ड एक्ट आया यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जो यहीं पे बना, यहीं के लोगों के लिए। ठीक है ना? तो हमारे संविधान का 70% भाग जो हमने बनाया है वो हमने बनाया है किससे? 1935 से, जिसमें आरबीआई भी बना है। जिसमें क्या बना है? आरबीआई भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बना है। खैर आगे की बात करते हैं। लेकिन ये जो 70% आया गया, उसके बाद कितना बच गया हमारे पास अभी? ये हमने अलग अलग देशों से लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है? अलग अलग कंट्री से लिया हुआ, जैसे यूएसए से और यूके से और भी जगह से, जर्मनी से। लेकिन गाइस सबसे ज्यादा जो लिया वो यूके से लिया और यूएसए से लिया। सबसे ज्यादा जो लिया किससे लिया है? यूके और यूएसए से। तो आज एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, तो गाइस इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत ज्यादा क्या है? वास्ट है, बहुत ज्यादा क्या है? विशाल है, बहुत बड़ा है। और इसमें अलग, अच्छा गाइस इसमें स्टडी, ये भी अच्छा एक बात हो, मान के चलो कल को हमने, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने इमरजेंसी कहाँ से ली है या जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है, तो इमरजेंसी हमने ली है जर्मनी से। कहाँ से लिए? अब आपसे पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा तो नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास इतना नहीं आएगा, लेकिन जर्मनी ही क्यों? दुनिया में बतेरे देशों में इमरजेंसी थी। इमरजेंसी के प्रोविजन लगभग हर देश में होते हैं। ठीक है ना? अभी नेपाल में भी तो इमरजेंसी होगी, बांग्लादेश में लगी, कहीं और से ले लेते, हालांकि उस समय देश नहीं थे फिर भी। ठीक है, तो मैंने कहा उनको कुछ, मैंने कहा संविधान बनाने वाले कैसे थे? इंटेलिजेंट थे, दे वर द क्लास टॉपर्स। वो उस जमाने में जाके जब वो इंग्लैंड से बैरिस्ट्री कर रहे हैं, 17 सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब संविधान सही हाथों में है, कुछ तो बुद्धि होगी उनके पास, है ना? शुक्र है हमारे हाथों में नहीं थी। 17 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का उठाओ आप, है ना? अगर उनका आप वो उठाओगे, क्या बोलते हैं यार उसको, अल्मा मैटर, अल्मा मैटर समझते हो ना? एकेडमिक्स उनका उठाओगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो उनके बहुत सारे सब्जेक्ट, उनके पीएचडी इकोनॉमिक्स में, फिलोसफी में, है ना, अलग अलग जगह से। आगे की बात करते हैं। तो गाइज मैंने कहा कि इंडिया का संविधान क्या बहुत ज्यादा विशाल है, इसमें कई देशों के संविधान को स्टडी करके हमने इसको बनाया है। ठीक है, और गाइज सबसे बड़ा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है ये। ठीक है, जब ये बना था गाइज, मूल का मतलब क्या होता है? ओरिजिनली जब ये बना था तो इसमें कितने पार्ट थे? टोटल 22 पार्ट थे। और आर्टिकल कितने थे? और अनुसूचियां यानी शेड्यूल कितने थे? 8 शेड्यूल थे। ये शेड्यूल क्या है गाइज? ऐसी कुछ चीजें जो इसमें नहीं है, वो चीजें, जैसे सरकार चलाने के लिए सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन के भी तो रूल होते हैं, तो वो इसमें हमने रख दिया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट शेड्यूल में गाइज जमीन की बात कही, सेकंड शेड्यूल में, सेकंड क्या होता है हमारा? 2 नंबर का क्या होता है? पैसा। तो सेकंड शेड्यूल में सबकी सैलरी की बात कही गई है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सेकंड शेड्यूल में किसकी चर्चा है, थर्ड में किसकी चर्चा है। ठीक है ना? थर्ड में गाइस चर्चा है इसकी शपथ, यानी कि ओथ की, यानी कि आप में से जो लोग बड़े बड़े पदों पे शिफ्ट होंगे, है ना, प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, वो क्या लेंगे? टेस्टिमोनियल पढ़ेंगे, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, या आप जिसको भी मानते हैं उसकी शपथ लेंगे। ठीक है, वो चीज़ है। ठीक है, तो कितने पार्ट थे टोटल? 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 ओरिजिनल की बात हो रही है। ठीक है ना? अभी की बात नहीं हो रही। अभी करंट में गाइस ये 12 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है? और ये आपको 25 देखने को मिलेंगे। अब आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। वर्तमान में कहीं कहीं 22 लिखा हुआ, लेकिन आप एसएससी में ना उठाओगे तो 25 भी मिलता है। अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी? यूएसए की। किसकी बात करते हैं? तो गाइस अधिकारों की बात याद करना हमेशा अमेरिका करता है, यानी कि मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से मिले हैं?
यूएसए से। और जुडिशियल रिव्यू क्या बताया ना आपको, जुडिशियल रिव्यू मैंने अभी क्या, कि कोर्ट अपने ही दिए हुए फैसलों को दोबारा से क्या कर लेता है, गलती हो सकती है, कोर्ट आपको पता है अपने फैसले पे यू टर्न लेता है, कई बार लेता है। आज कह देगा कि कुछ और 10 साल बाद कोई और जज आ जाएगा, उसकी थॉट कुछ और होगी, वो कहेगा कुछ और कोर्ट अपने फैसलों को चेंज कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बोल दिया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक है। और भी एक जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशियल मतलब क्या, न्यायिक, मतलब न्याय से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड। तो गाइस पार्लियामेंट जो बिल पास करता है, पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, फिर उसके बाद कौन साइन करता है उस पर, प्रेसिडेंट। लेकिन गाइस अगर प्रेसिडेंट को वो रूल नहीं जमा तो प्रेसिडेंट उसको वापस करेगा किसको, लोकसभा को, और लोकसभा को कहेगा कि दोबारा पढ़ो, ढंग से बनाओ, ये सही नहीं बनाया। उसको भी जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। यानी पार्लियामेंट के द्वारा जो बिल पास किए जाते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू जो बिल पास होते हैं, उसको दोबारा से रिव्यू करना भी क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देते हैं, सुप्रीमेसी किसको देते हैं, ठीक है ना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कल मैं आजम खां का फिर से एक, आपको पता ना यूट्यूब पे एक वीडियो देख लो तो रिकमेंडेड वीडियो आती है सेम। परसों मैंने आजम खां का एक इंटरव्यू देखा था और कल भी एक वीडियो आया मुझे, तो उन्होंने मुझे मुझे पढ़ाया, मैंने इंटरव्यू में देखा, उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, उन्होंने कहा कि, कह रहा था कि भाई साहब ऐसा हो गया कि एक ही दिन में मेरा कोर्ट का केस चल रहा है, एक जज आया, उसी समय उसका तबादला हो गया, दूसरा जज आया, फिर तबादला हो गया, तीसरा जज आया, फिर तबादला हो गया। उसने कहा कि सर एक ही दिन में, एक ही दिन की जो सुनवाई होती है ना, कोर्ट हियरिंग हो जाती है, उसमें 3-3 जजेस का ट्रांसफर हो गया एक ही दिन में। लोअर कोर्ट्स में ऐसा होता है, लोअर कोर्ट जो होते हैं, ये वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, इनमें ऐसा होता है, ठीक है। तो उसको राहत मिली कहाँ से, उसको राहत मिली अपर कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, वहां पर उतनी है ना, उतना पावरफुल, इतना इम्पैक्ट नहीं रह जाता। तो जुडिशियल क्या बोला मैंने, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब न्यायपालिका कैसी है, आजाद है, स्वतंत्र है, वो चीज है, किसी का प्रेशर उसके ऊपर नहीं है। इसका एग्जाम्पल हमारे देश में देखने को मिलता है कई बार। इसके अलावा कैसे निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ना, इलेक्टेड। हमारे देश का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट है। और मैंने कहा गाइस जिस देश का हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब देश है पॉलिटी में, हेड ऑफ द स्टेट अगर इलेक्टेड है, इसका मतलब वहां पे क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। और ऐसे ही देश अपने नाम के आगे रिपब्लिक लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपने नाम के आगे, रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र लिखते हैं। तो भारत एक गणतंत्र है, जो 26 जनवरी को मनाते हैं, चर्चा हम कर चुके थे लाहौर अधिवेशन में। नहीं, प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, 2 तरह की वोटिंग होती है, डेमोक्रेसी 2 तरह की है। डेमोक्रेसी कितने तरह की है, क्रेसी का मतलब शासन और डेमो का मतलब क्या, लोग, ठीक है ना। 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जिसमें हम वोट करते हैं, पीपल वोट करते हैं, ठीक है ना। हम जाके पोलिंग बूथ पे, जैसे अभी बिहार में चल रही है, ठीक है ना, तो हम किसको वोट करते हैं गाइस, हम एमसीडी के काउंसलर को वोट करते हैं, हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के लोगों को वोट करते हैं, जो एमएलए होते हैं आगे, हम एमपी को वोट करते हैं, लेकिन एमपी में कौन सा, लोकसभा वाला, कौन सा वाला, राज्यसभा का नहीं। इनडायरेक्ट वोटिंग किसकी होती है गाइस, राज्यसभा एमपी की होती है, राज्यसभा के एमपी की होती है, वाइस प्रेसिडेंट की होती है, प्रेसिडेंट की होती है, इन सबकी इनडायरेक्ट होती है। तो प्रेसिडेंट की वोटिंग तो होती है, लेकिन उसको हम नहीं करते, हमने जिसको किया है वो करते हैं, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट का वोट होता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वोटिंग है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष चुनाव कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। हमने जिनको चुना, ये राखे बिल्डाना और राजकुमार चौहान, ये वोट करेंगे प्रेसिडेंट का, हम नहीं करेंगे, हमें नहीं बुलाया जाएगा उसमें, ठीक है। आगे की बात करें तो समझ गए आप लोग। तो ये जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट का जो कंसेप्ट आया, वो भी वहीं से आया, कहाँ से, यूएसए से। यूएसए में भी तो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, ठीक है ना। मतलब जुडिशरी के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, आप जुडिशरी को धमका नहीं सकते, जज साहब किसी को भी मुर्गा बना सकते, प्रधानमंत्री को भी बना सकते। मुर्गा मतलब समझ रहे हो ना आप, लिटरली मुर्गा। हालांकि वो आपको पता है कि वो बड़ा पद तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बनाने पे आ जाए तो बना सकते। ये जुडिशरी का ये पावर है ना। आपको पता है ना, इस देश में एक बार प्रधानमंत्री को भी अरेस्ट करने के ऑर्डर जारी हो चुके हैं, है ना। एक बार चुनाव हुआ था एमपी में, है ना, इंदिरा गांधी की सरकार में, और पता चला एक व्यक्ति थे गाइस जो बच्चों का इलेक्शन भी लड़ते थे, प्रशांत भूषण,
हम एसएससी के भी बहुत सारे केसेस लड़े हैं हमारे टाइम पे उन लोगों ने। 17 के आंदोलन में भी मैं गया था, ये 25 के आंदोलन में भी एसएससी में गया हूँ मैं, वो हमारे साथ हमेशा रहे हैं, ठीक है। और गाइज कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब को लेकर के अगर कोई केस लड़ा जाता है ना, तो वो कैट में लड़ा जाता है। किस में लड़ा जाता है? कैट का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। तो हम नौकरी कर रहे तो उन्हीं का तो प्रशासन हैंडल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करेंगे, ऑफिस जाएंगे, उनका डेली का काम हैंडल करेंगे। तो आर्टिकल ये सुप्रीम कोर्ट के इक्वल होता है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप इसके फैसले से खुश नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो आर्टिकल 323A के तहत। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। यार कोई बात नहीं, किस पे करता मैं आपको, हाँ एक ना प्रशांत भूषण एक व्यक्ति थे जो एसएससी का बच्चों का फ्री में, भाई साहब वो इतना बंदा है कि कोर्ट में पैर रख दे तो 25 लाख ले ले, इतना पावरफुल वो वकील है, लेकिन एसएससी के बच्चों का फ्री में केस लड़ रहा है वो, ठीक। उनके फादर थे, उन्होंने केस किया इंदिरा गांधी के खिलाफ कि इन्होंने जो चुनाव लड़ा है इसमें करप्शन हुआ है, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी पिटीशन डाली गई और इंक्वायरी हुई और पता चला कि हाँ इसमें करप्शन हुआ है, ठीक है। यार इसको बंद करो, अब तो कोई आएगा भी नहीं वैसे भी, शायद बज रहे हैं ना, ठीक है। या तो कुछ अड़ा दो, कुछ कुर्सी वुर्सी है उधर पड़ी हुई, ये रख दो, हाँ ये चोट टिका दो उसमें, हाँ बजना बंद होगा उसको। हाँ मैं क्या था, तो इंक्वायरी बैठी और इसमें पाया गया कि इंदिरा गांधी क्या है, इंदिरा गांधी ने गड़बड़ किया इसमें। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर पास किया कि इलाहाबाद इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने के ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया जाए। हाई कोर्ट ने जज ने ऑर्डर पास कर दिया। अब इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने का प्रोसीजर चालू होता है। तो वो तो आपको पता है किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको अरेस्ट करना है तो पहले आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होगा, जो आगे बैठता है ना स्टॉप में, उससे परमिशन लेनी होगी आपको। और वैसे भी वो तो नॉमिनेटेड पार्टी की पीएम है, तो उसके लिए ज्यादा एफर्ट है। तो उन्होंने कहा कि हम अरेस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट के साथ हमारा फुल कॉपरेशन है, ठीक है, लेकिन हमें 10 दिन का टाइम चाहिए। 10 दिन का टाइम लिया, उस 10 दिन में लगी इस देश में इमरजेंसी। उसके बाद ना कोर्ट का पता, ना केस का पता, ना जज साहब का पता, सब तबादले हो गए, मामला दब गया और कई सालों तक इमरजेंसी लगी रही, ठीक है ना। तो उन्होंने जो आर्टिकल इमरजेंसी लगाई थी दैट वाज आर्टिकल 356 के तहत लगाई थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसका पहला नाम आर्म रिविलियन हुआ करता था, ठीक है ना। एक्चुअली आर्म नहीं, पहले इंटरनल मिसयूज हुआ करता था, मतलब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, ठीक है। सरकार को लगता है कुछ गड़बड़ है तो उस बेस पे इमरजेंसी लगा सकती है, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं। आने वाली सरकारें जो थी इंदिरा गांधी के बाद, उन्होंने कहा भाई ये तो मिसयूज हो सकता है, जैसे इंदिरा गांधी ने किया। सरकार को जब मन करेगा गड़बड़ी हो रही है लगा दो, मान लो मोदी जी को लगे गड़बड़ी हो रही है ना, लगा दो। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर जनता ने आपके खिलाफ हथियार उठा लिए हैं तब आप ये लगा सकते हो। यानी इसका नाम इंटरनल प्रॉब्लम से, इंटरनल सिक्योरिटी से हटा के आर्म रिविलियन कर दिया गया। अगर ऑडियंस ने हथियार उठा लिए, जैसे लोग हथियार 10 लाख लोग अगर खड़े हो जाए ना अभी और चले जाए पार्लियामेंट के उधर, तो अभी कभी वही हालात होंगे जो बांग्लादेश में हुए, जो 10 लाख तो बहुत होते हैं, तो मारो पूरी फौज बुला लेंगे ना 13 लाख की, ठीक है, तो भी बराबर की लड़ाई मानी जाएगी। लेकिन नई दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है ना, 11 डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में, एक वो जो इलाका जो सेंसिटिव वाला है नई दिल्ली, वहां पे हर समय 24/7 वहां पे कर्फ्यू रहता है। 5, जब एसीपी से बात हो रही थी उस दिन, तो उसने बोला कि 5 लोग यहाँ पे कभी भी एक साथ नहीं चल सकते, आप लोग बिना परमिशन आंदोलन कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ है। और उनके पास सारा अरेंजमेंट पहले से होता है, क्योंकि वो रोज ऐसे चीज, हम जब गए ना तो पता चला कुछ लोग, एक फलाना समुदाय के लोग पहले से बैठे हुए हैं, झारखंड से कोई समुदाय आया था, ट्राइब आया तो वो पहले से आंदोलन कर रहा है, उनका टाइम फिक्स है, वो 9 से 5 आएंगे, आंदोलन करेंगे, चलेंगे। वो परमिशन के बियॉन्ड जाएंगे तो उनको लाठियां पड़ेंगी, फिर वही सेवा हमें मिलती फिर, ठीक है, वो चीज़ है। तो इसको चेंज कर दिया गया नाम इसका इंदिरा गांधी के बाद ना। आगे की बात कर रहे थे, तो किस पे बात कर रहे थे हम लोग अभी, अब राष्ट्रपति के इलेक्शन पे। अच्छा गाइस, राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसीजर भी है हमारे देश में। अगर कोई गलती से बन गया है और बनने के बाद पता चला ये तो बंदा करप्टेड है या ये कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टरलेस का मतलब वो नहीं वो किसी के पीछे सीटियां बजा रहा है, कैरेक्टरलेस का मतलब उसके पास करप्शन के चार्जेस हैं, इतने बड़े पद पे अगर रह रहा है, कैरेक्टर का उसके ऊपर लगा कि ये तो करप्टेड है, तो उसको हटाया जाएगा। हटाने का प्रोसीजर होता है गाइस, अगर प्रेसिडेंट को हटाना तो पहले उसको इन्फॉर्म करेंगे, फिर उसका हटाने का प्रोसीजर चालू होगा। उल्टा, हाँ नहीं, पर अरेस्ट नहीं कर रहे, सीधा हटा रहे हम तो, पोस्ट से हटा रहे हैं, अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट देखो, नॉर्मली जब कोई इस देश में बिल पास होता है तो पहले लोकसभा, देन राज्यसभा या किसी भी एक सदन में आता है, फिर वो प्रेसिडेंट पे जाता है। लेकिन
प्रेसिडेंट जब साइन करता है तो वो रूल बनता है, लेकिन चूंकि अब प्रेसिडेंट को ही हटाना है तो पहले साइन करा लेते हैं, वो तो करेगा नहीं बाद में, तो पहले साइन करा लिया कि आपको हटाने का प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं। मान लो ये संसद है और मुझे हटाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए गाइज 1/3 मेजोरिटी का 1/3 लोग बिल पास करेंगे, और अगर 1/3 एग्री हो गए तो प्रोसीजर चालू होगा। अब लोकसभा में भी पास होगा और राज्यसभा में पास होगा, और अगर दोनों जगह से फुल मेजोरिटी से पास हो गया तो मैं हट जाऊंगा। इसको इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। ये भी हमने यूएसए से लिया है, राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा हमने उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट भी कहां से लिया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रोसेस भी कहां से लिया है, यहां से लिया हुआ है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कहां से लिया हमने गाइस, इमरजेंसी 3 टाइप की है। कितने टाइप की है, 3 टाइप की। एक है आपका नेशनल इमरजेंसी, क्या है, एक नेशनल इमरजेंसी है जो आर्टिकल 352 में है गाइस। अगर पूरे देश में लड़ाई हो जाए या पर्टिकुलर किसी एरिया में लड़ाई हो जाए तो उस एरिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है, उसको कहते हैं, वो आर्टिकल 352 में है। एक है आपका गाइस आपका 356, ये हमारा राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं इसको। ये लड़ाई वड़ाई पे नहीं लगता है, ये तब लगता है जब किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाए, भंग हो जाए। मतलब यूपी में मान लो किसी की सरकार है, सरकार कब बनती है, जब मेजोरिटी होती है, और मान लो उनके सारे एमएलए बिक जाएं तो मेजोरिटी खत्म, तो वहाँ की जो विधानसभा है वो भंग हो जाएगी, डिसोल्यूट हो जाएगी, ठीक है, फिर दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। लेकिन दोबारा इलेक्शन जब होंगे तब तक कोई तो होगा जो मैनेजमेंट को संभालेगा, तो वो कौन संभालेगा, वहाँ का गवर्नर, जो सीधे सीधे किसके अंडर काम करता है, प्रेसिडेंट के अंदर काम करता है, ठीक है। वो सीधे सीधे किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब पुलिस अपना काम करेगी और वो सारी रिपोर्ट गवर्नर को देगी, जो पहले वहाँ के सीएम को दे रही थी, और वही गवर्नर जो है उसको किसको देगा, वो राष्ट्रपति को दे देगा, ठीक है ना। ये चीज होता है। और एक होता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या होता है हमारा, ये होता है आर्टिकल, मान लो गाइस आपको पता है कोई भी देश कब मजबूत होता है, कोई भी देश मजबूत होता है जब उसके पास हो करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को आजकल फॉरेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फॉरेन, विदेशी मुद्रा। अब आपको मैंने कई बार एग्जांपल दिया, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए कमरे में, मान लो 20-50 लोग हैं, सबके पास एक मोबाइल है, एवरेज मान लेते तो उसका एवरेज प्राइस 20,000 रुपये है, किसी के पास महंगा भी होगा, ठीक है ना, लेकिन एवरेज प्राइस क्या है, 20,000 रुपये है। अब 50 × 20 कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, ठीक है। तो अगर इस छोटे से कमरे से अगर हम 10-20 लाख का बिजनेस चाइना को दे सकते हैं तो कंट्री कौन सी मजबूत हो रही है, चाइना हो रही है, ठीक है। तो आज की डेट में गाइस वही देश मजबूत होगा जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होगा। लेकिन जब ये देश आज़ाद हुआ तो हम बहुत डरे हुए थे, हमने कहा यार अगर हम अपनी इकोनॉमी को ओपन रखेंगे तो फिर से कुछ लोग आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा हम पे क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब क्लोज कर दिया तो बाहर से कोई नहीं आ सकता और यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। कुछ मामलों में बस गवर्नमेंट जा सकती है। मान लो हमने अफगानिस्तान की मदद की, अफगानिस्तान हमारा फ्रेंड कंट्री है, तो अफगानिस्तान को हमने गेहूँ भेज दिए, तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, कोई प्राइवेट कंपनी वाला नहीं जा सकता। वो भी तब जब इमरजेंसी के स्टेट होते हैं, जैसे वो जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, उससे पहले अमेरिका से हम अनाज मंगाते थे, तो वो मंगा सकते थे, उतना अलाउड था थोड़ा बहुत, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये जो हमारा क्या था, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ये फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। तो ये 1991 तक गाइस, 1991 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, है ना। एशियाज बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड उनको आज भी मिला हुआ है, ठीक है ना। और गाइज उनके समय में हमने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई। किसकी पॉलिसी अपनाई, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और लिबरल हो जाना मतलब कि उन्होंने, अच्छा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो चुका था, क्या इस देश में बहुत ही विकराल रूप आए हुए हैं, इतने ऐसे रूप की खाने के लिए क्या नहीं है हमारे पास, अनाज नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री कह रहे हैं कि हर मंडे आपको फास्ट रखना पड़ेगा, हर मंडे। ऐसे चल के तो अनाज बचाया है, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति फॉरेन एक्सचेंज की आई जब हमने इंसॉल्वेंट, हमारा फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो इसके लिए मनमोहन सिंह गए वर्ल्ड बैंक। कहाँ गए, वर्ल्ड बैंक गया। वर्ल्ड बैंक वालों का कि आप कौन सी पॉलिसी अपनाओ, एलपीजी पॉलिसी अपनाओ। एलपीजी वो गैस वाला नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण बोलते गए इसे। उदारीकरण मतलब समझ रहे हो आप लोग, कल परसों मेरी वाइफ से मेरी बहस हो रही थी लिबरल के, आज कल रात को कुछ बात हुई थी, तो मैंने कहा लिबरल का मतलब पता है, एमए इंग्लिश है वो, तो मैंने बोल दिया एमए इंग्लिश, ठीक है। तो लिबरल का मैं हंसने लगा, मैं तो अपना बोल के ऐसी, ठीक है ना। अब उसको याद नहीं आ रहा है कि लिबरल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फिर मैंने उसको क्लू दिया, क्योंकि मेरा क्लू देने में बड़ा मजा आता है। मैंने कहा याद है वो सिनेमा हॉल जहाँ पे हमारा पेट्रोल खत्म हो गया था, लिबर्टी वाला, ठीक है ना, ठीक है। तो लिबर्टी, लिबरल का मतलब होता है उदार हो जाना,
ठीक है ना। तो आपको पता है इस देश में पहले व्यापार करना इतना मुश्किल था, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप उदार हो जाओ, जो बिजनेस करना चाहता है उसको बिजनेस करने दिया जाए, उससे इतने सारे लाइसेंस ना मांगे जाएं कि बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाए। ठीक है, तो पहले लाइसेंस ही राज हुआ करता था। आपको बिजनेस करना है, आपको इतने लाइसेंस लेने हैं कि आपका मन ही नहीं करेगा बिजनेस करने का। तो इससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब खत्म है। एक है आपका प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। कह रहे भाई एक बात बताओ, तुमने जो इतने सारे सेक्टर अडॉप्ट कर रखे हैं, तुम्हें लॉस हो रहा है, तुम एक काम करो प्राइवेट हाथों में बेच दो। तो गाइस पूरे हिंदुस्तान में एक इलाका आता है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान का पिछड़ा इलाका। ये स्टेटमेंट था हमारे एमपी के, हंस राजहंस थे ना पहले एमपी हमारे, उन्होंने संसद में कहा था कि हुजूर मैं जिस इलाके का सांसद हूँ वो पूरे हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है। तो सांसद बोल रहे तो कुछ तो बात होगी, वो पार्लियामेंट में बोल रहा है, तो हम कहाँ पे रहते हैं। ठीक है ना, खैर कोई बात नहीं, बार बार रिकॉल नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे बिजली शाम 5 बजते ही कुंडे डाल लेते हैं, तारों पे कुंडे डाल लिए जाते थे, है ना। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस इलाके की बिजली को क्या कर दिया, हाँ, तो अब बिजली कौन संभाल रही है, टीपीडीडीएल, है ना, टाटा पावर। अब ये जो टाटा पावर है ये बिजली संभाल रही है, आपको बिजली 24/7 मिल रही है, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, अपना भी घर भर रहे हैं, और सरकार को भी इसमें से रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, सारे काम हो गए। तो उन्होंने कहा जो आप नहीं हैंडल कर सकते वो हैंडल करके दिखा रहा है ना, तो उसको दे दो, आप टेंशन फ्री रहो, आप बस इंटरेस्ट करो। और ऐसा नहीं कि हमने लाइफ टाइम दे दिया टाटा को, ऐसा नहीं है, हम जब चाहे सरकार उसको तब चाहे लाइसेंस कैंसिल करे, सरकार क्या समझ जाएगा। ये रोड क्रॉस करोगे पीरागढ़ी वाला तो आगे बात बिजली प्राइवेट सरकारी है, बीएससी से बोलते हैं उसको। इस दिल्ली में 3 बिजलियां चल रही हैं, एक प्राइवेट टाटा पावर, एक बीएसईएस जो सरकारी है दिल्ली गवर्नमेंट की, और एक यमुना पावर करके कुछ शायद कुछ है, मुझे आइडिया नहीं एक्चुअली। ठीक है ना, तो ये 3 बिजलियां चल रही है, यहाँ पे प्राइवेट चल रहे हैं, हमारे कर्म इतने अच्छे हैं कि हमने प्राइवेट करवा लिए। ठीक है, आगे की बात करें, और एक तो निजीकरण मतलब गवर्नमेंट उन सेक्टर को बेच दे, प्राइवेट हाथों में दे दे, लीज पे दे दे, जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रही है। और एक है गाइस आपका ग्लोबलाइजेशन, मतलब आप फ्री करो, यहाँ की कंपनियों को फ्री करो कि वो बाहर जाएं, और बाहर वाले को यहाँ पे इतना, हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करो। तो गाइस इस पे एक क्वेश्चन आया, इतना कुछ, ये वो टॉपिक है गाइस जिससे दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन हर साल आया है। क्या वो 2023 का पेपर हो, क्या वो 2020 का पेपर हो, क्या वो 2017 का पेपर हो, और क्या वो 2025 का पेपर होगा, आएगा ही आएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। तो एक बच्चे, अब ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये हर टीचर इस जो पढ़ा रहा है वो इस चीज को समझेगा। तो टेक्स्ट बुक वालों ने एक क्वेश्चन पूछा, इतना मास्टरों ने पढ़ा दिया, सबने पढ़ा दिया, अब क्वेश्चन पूछा कि बताओ उस समय पीएम कौन था 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव। कौन पीएम था, यह भी एक बच्चे ने पूछा मुझसे, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो उनकी छत्र छाया में, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, ये तो कोई पीएम थोड़ी थे। ठीक है, उस समय वो जो 10 रुपए का पहले ब्लैक एंड व्हाइट नोट आता था ना, ये गवर्नर भी रह चुके हैं। सरदार मनमोहन सिंह जो है बाय नेचर पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो प्रोफेसर हैं। उनको पहले प्लानिंग कमीशन में बुलाया, फिर उनको धीरे धीरे पॉलिटिक्स, इसलिए वो देखना कभी बोलते नहीं थे, कमेंट नहीं करते थे एक्स्ट्रा, ना कुछ बोलते थे। ठीक है ना, वो चीज़ है। तो ये सब कुछ हुआ, ये आगे कहानी पढ़े, ये सारी डाटा याद रखना आप लोग। तो आगे की बात करते हैं हम लोग। तो फाइनेंस 3 इमरजेंसी है, कितनी इमरजेंसी है, 352, 356 और 300। मैंने स्टूडेंट को बढ़ा दिया कि भाई जर्मनी से हमने इमरजेंसी ली है। ठीक है ना, तो जर्मनी से ली है गाइस, लेकिन जर्मनी से हमने कौन सी ली है, हमने पहली वाली जर्मनी से ली है। कौन सी वाली ली है, जर्मनी का नाम आते ही आपके मन में एक व्यक्ति का चेहरा याद आना चाहिए, किसका, हिटलर। हिटलर ने भी तो स्टेटमेंट दिया था, जर्मनी का मतलब हिटलर और हिटलर का मतलब जर्मनी है। ठीक है ना, इतना स्टेटमेंट दिया था। तो जब भी लड़ाई वड़ाई की इमरजेंसी की बात होगी तो 352, और वो कहां से लिया हमने। लेकिन ये जो दूसरा वाला है ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली फेल हो जाए और हम लगा देंगे, ये हमने लिया था भारत शासन अधिनियम 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1930। और ये तीसरा वाला कहां से लिया है, तो 3 इमरजेंसी है मोटे तौर पर। मान लो आज ये पढ़ के गई, अब इनके मान लो कजन्स वगैरह हैं, या कजन में बड़े बड़े लोग हैं, इनको बेचारे को रोजाना इनको परेशान पूछते रहते हैं ना, ऑप्शन आप क्वेश्चन मुझे बता, अच्छा इमरजेंसी पड़ गई, ये बता कहाँ से। तो कोई मोटे तौर पे पूछे, मोटे दिमाग वाला व्यक्ति, तो उसको कहते हैं ना जर्मनी से। डिटेल में पूछे तो आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो यूएसए से ये सब कुछ लिया हमने। अच्छा, यूएसए से और भी कुछ लिया क्या, एक बार और जरा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने और भी रखे थे, देख लेते हैं एक बार।
यूएसए यूएसए यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये रहा। ध्यान से सुना, प्रियम्बल होना चाहिए गाइस। प्रियम्बल का कंसेप्ट, प्रियम्बल क्या होता है? वो संविधान खोलते ही आप लोगों ने जो 11 12 क्लास तक पढ़ी है अपनी किताबें एनसीईआरटी की, उसमें आगे लिखा था ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। तो ये हमारे देश में होना चाहिए, हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। ये कंसेप्ट भी हम कहाँ से लेके आए हैं? यूएसए से। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है। तो कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना का कंसेप्ट। फिर फंडामेंटल राइट तो पढ़ लिया है ना, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पढ़ लिया, जुडिशियल रिव्यू पढ़ लिया, राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट पढ़ लिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट, हाँ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भाई साहब इतना आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। अभी आपको पता ना, दिल्ली में एक जज साहब के घर में 15 करोड़ रुपए जले मिले थे, सुना था आप लोगों ने? 15 करोड़ रुपए जले हुए मिले। जज साहब कहीं बाहर गए थे, तब तक उनके जो गराज है उनके, आपने देखना कभी, आप लोग उनके बंगले बड़े बड़े होते हैं, तो उनके गराज में आग लग गई। आग लग गई तो उसमें नोट रखे थे, वो जल गए। और फायर फाइटर्स जो होते हैं उन्होंने उसकी वीडियो बनाई, और वो वीडियो 1 महीने बाद वायरल हुई। और 1 महीने तक इस बात की खबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लग चुकी थी कि इस जज के घर में क्या है। सजा क्या मिली पता आपको? उनका ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद कर दिया। ये एक्सट्रीम सजा थी। तो वही तो बात है ना। तो इस देश में जज को अगर आपको हटाना है ना, तो इसका प्रोसीजर पता है क्या है? इसका प्रोसीजर वही है जो राष्ट्रपति का प्रोसीजर है, महाभियोग। बट महाभियोग टर्म, इम्पीचमेंट टर्म जज के लिए नहीं यूज होता है, लेकिन प्रोसीजर वही रहता है। क्या प्रोसीजर? कि अगर एक जज को हटाना, हाई कोर्ट का भी जज हो, तो उसके लिए बिल संसद में पास होगा, लोकसभा से भी, और सुप्रीम कोर्ट का भी। आज तक कभी कोई जज नहीं हटा देश में, आज तक कभी कोई जज नहीं हटा। ये ध्यान रखना इस चीज का। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति, एक जज हुआ करते थे रंजन गोगोई, एक जज हुआ करते थे रंजन। इनको हटाने का प्रोसीजर कपिल सिब्बल ने चलाया था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो इन्होंने अयोध्या मंदिर पे जजमेंट दिया था, इसके अगेंस्ट में इनके ऊपर चला था कुछ कुछ, बट वो भी पास नहीं हो पाया। मैंने कहा ना, जज के ऊपर आज तक कभी कुछ पास हुआ ही नहीं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया हुआ है। प्रस्तावना के वर्ड भी, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे ना, तो वहां पर लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ अमेरिका। वही शब्द हमने कॉपी कर लिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमने प्रस्तावना का कंसेप्ट, प्रियम्बल का कंसेप्ट भी वहीं से लिया, और वर्ड भी PIL गाइस। ये सुविधा पहले नहीं हुआ करती थी, ये अब जोड़ी गई है, ठीक है ना। एक जस्टिस भगवती करके हुए हमारे देश में, क्या नाम है उनका? जस्टिस भगवती। आगे आएगा ही, हम पढ़ेंगे। इस आपको PIL क्या होता है पता है आपको? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं इसको। गाइस मान के चलो, कहा कि ये जो सुल्तानपुरी का नाला है ना, इसको कवर कर देंगे, इसके लिए बिल पास हो गया 6500 करोड़ या फलाना करोड़, जितने भी हो गए। आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब गवर्नमेंट पैसा फिर कहाँ गया? तो मैंने एक सुप्रीम को, अब सरकार से मैं लड़ नहीं सकता, सरकार इज वेरी पावरफुल, तो मैं कोर्ट में जाके बात कहूंगा, ये एक PIL डालूंगा कि हुजूर ऐसी ऐसी बात है कि 65 करोड़ से आया, और अब जरा पूछो कि क्या क्या है। तो कोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि आपका ये मैटर ठीक है, तो कोर्ट फिर पूछेगा। कोर्ट क्योंकि इंडिपेंडेंट है, उसकी बात सरकार सुनेगी, नहीं सुनेगी तो फिर भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो हम PIL क्या होता है? आम आदमी की फाइट कौन करता है? कोर्ट, आम आदमी के बिहाफ पे। क्योंकि आम आदमी की इतनी शक्ति नहीं है कि वो जाकर के सरकार से किसी भी तरीके से लड़ सके, ठीक है। ये चीज है। जैसे आपको पता ना कि एक संस्था है MTNL, सुना आप लोगों ने? ये टेलीफोन वाली, दिल्ली में है ना, अब बहुत कम यूज होती है। तो MTNL ने अपने कस्टमरों से 50 पैसे एक्स्ट्रा ले लिए। कितने? एक आदमी ने PIL डाला इसके लिए कि सर 50 पैसे एक्स्ट्रा ले लिए। उसके लिए इतना खर्चा, 50 पैसे की तो फोटो कॉपी करवाई होगी उसने, डॉक्यूमेंट लगाने के लिए, एविडेंसेस। लेकिन जजमेंट, अब सोचो इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी होती है। 50 पैसे लिए, लेकिन 5 करोड़ कस्टमर का, ठीक है ना। तो 5 करोड़ को 50 पैसे वापस करना है, 2.5 करोड़ वापस करने हैं, ठीक है। तो एक बिल का ये फायदा हुआ, इसमें ये होता है। तो इसके बड़े ब्रॉड इम्पैक्ट होते हैं। कोई ऐसा बिल, कोई ऐसा आपको लगता है चीज जिससे आप आम जनता को लूटा जा रहा है, तो उसके लिए आप जाके कहाँ चले जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो, PIL डाल सकते हो। और ये क्या नाम है, SSC ने कहा कि एग्जाम खत्म होने के बाद कोई बच्चा एग्जाम का डिस्कशन नहीं करेगा। ये तो सरासर अन्याय,
ठीक है भाई, एग्जाम हॉल से निकले क्या करेंगे, गाना गाएंगे हम, नाचेंगे हम, एक ही मैटर ही बचता है हमारे बीच में, तूने कौन सा क्वेश्चन किया, मैंने कौन सा क्वेश्चन किया, मैंने ऐसे किया, कि उस समय मेमोरी बहुत तेज होती है, जैसे निकलते हैं एग्जाम हॉल से, कोर्ट में हमने PIL लगाया, फिर कोर्ट ने स्लैम किया SSC को कि ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो चीज़ है, इस तरह के बहुत सारे अभी केसेस SSC भी चल रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू पढ़ चुके हैं, और संविधान की सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ जाएं। अब नेक्स्ट आता है क्या गाइस, नेक्स्ट है ब्रिटेन गाइस, क्या है, तो गाइस पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम जो हमारे यहाँ पे है ना, लोकसभा राज्यसभा, वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटेन से। यानी इस देश में गाइस जो हमारे देश के अलावा किसी और देश का अगर नागरिक हो गया तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, अभी शुरू हुआ नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और गाइस लॉ मेकिंग प्रोसेस हमारे यहाँ पे जैसे कानून बनता है ना, सेम प्रोसीजर कहाँ पे बनता है, ब्रिटेन में बनता है, ठीक है। क्या हमने और भी कुछ ब्रिटेन से लिया है, तो एक बार जरा देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर कुछ और लिया हो तो ब्रिटेन ये रहा, चलो आ जाओ। पहला है गाइस हमारा बाई कैमरल पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट्री रूल कह सकते हैं हम लोग। मैंने कहा ना हमारे देश में एक क्या होगा, एक पार्लियामेंट होगा, और पार्लियामेंट के कितने हाउस होंगे, एक लोअर हाउस और एक, आपको पता है जब हमारा पार्लियामेंट बना तो हमने यही नाम रखे थे उनके, लोअर हाउस और अपर हाउस। लेकिन 1952 में हमने कहा यार ये तो ज्यादा कॉपी हो गई, मैंने कहा हम अपना नाम दूसरा रखेंगे, तो हमने अपने लोअर हाउस का नाम रखा लोकसभा, और अपर हाउस का नाम रखा राज्यसभा। एक है गाइस लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये तो मैंने आपको बता दिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस प्रोसीजर। सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया हमने, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है ना। बाई कैमरियल पार्लियामेंट बोलते हैं इसको, बाई कैमरियल पार्लियामेंट, यानी कि दो सदन वाली पार्लियामेंट है ना, बाई, अच्छा दो सदन वाली पार्लियामेंट, बाई कैमरियल सिस्टम कह लो आप लोग। इसका क्या मतलब है बाई कैमरियल सिस्टम, मतलब आपको पता है यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यूपी की जनता ने जिसको वोट दिया होगा यूपी में सरकार बनाएगा और यूपी की सरकार को चलाएगा। लेकिन अगर यूपी की सरकार में कोई दिक्कत हो जाए, जो सरकार चला रहा है, जैसे मान लो यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, और अगर उसके MLA किसी और पार्टी से बिक जाए, किसी और पार्टी से, मान लो सपा से बिक जाए, बसपा से बिक जाए, किसी से बिक जाए, तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी ही नहीं अप्रूव करने के लिए, ठीक है। और सरकार गिर जाएगी तो अचानक से फिर जो सरकार गिरेगी नेक्स्ट डे से मैनेजमेंट कौन संभालेगा, गवर्नर संभालेगा वहां। तो ये बाई कैमरियल सिस्टम हमने बना रखा है इमरजेंसी के लिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में दो सिस्टम है, लोकसभा एंड, एक भंग हो गई तो दूसरी संभालेगी। लोकसभा तो भंग हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन राज्यसभा हमेशा परमानेंट रहती है। और अगर दोनों भंग हो तो राष्ट्रपति संभालेगा, राष्ट्रपति भंग हो गए तो सुप्रीम कोर्ट संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट में भंग हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं है तो हायर जज संभालेगा, वो नहीं है तो कोई और हायर जज संभालेगा। हमने इतना तगड़ा मैनेजमेंट कर रखा है कि एक बार में ये सारी चीजें खत्म। अब मान के चलो सारे लोग आंदोलन कर दें यहाँ पे और अचानक से सिस्टम को भगा दें, मोदी जी को हेलीकॉप्टर पकड़ के मान लो जाना पड़े यहाँ से, सिस्टम ऐसा कुछ हो जाए, तो इसको अब फिर नया जब सिस्टम बनेगा तो उसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, अंतरिम सरकार कहते हैं। तो कोई तो संभालेगा, तो यही मैनेजमेंट कि अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो प्रेसिडेंट संभालेगा, प्रेसिडेंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जज संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है तो कोई अदर सीनियर जज संभालेगा, ठीक है ना। इस तरीके अगर वो नहीं है तो आर्मी कमांडर संभालेंगे, CDS संभालेगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ संभालेगा। इस तरीके से हमने मैनेजमेंट बना रखा है इंटरिम गवर्नमेंट का, ठीक है। अच्छा विधायी प्रक्रिया हमारे यहाँ की है ना, प्रोसीजर ऑफ लॉ वगैरह, लॉ मेकिंग प्रोसीजर पता है ना, कि कोई भी बिल पास करना तो वो या तो आएगा लोअर हाउस में या आएगा अपर हाउस में, लोकसभा में, या फिर किसी एक में आ सकता है, किसी एक में कोई भी बिल आ सकता है, बस एक बिल को छोड़ करके, फाइनेंस बिल को छोड़ के। फाइनेंस बिल सिर्फ लोअर हाउस में आता है, ठीक है ना, लोकसभा में आता है, क्योंकि फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, और पैसा जो आम आदमी का पैसा है बेसिकली, तो उसको हम लोअर हाउस में रखते हैं, अपर हाउस में नहीं रखते। तो कोई भी बिल लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में, ये हमारा प्रोसीजर है। और लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा तो उस पर कौन साइन करेगा, प्रेसिडेंट, और उसको सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट करवाएगी। ये हमारा प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर कहाँ पे है, इंग्लैंड में। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर गाइस, अच्छा कानून का शासन है ना, रूल ऑफ लॉ, ये तो सबके लिए है, ठीक है। मंत्रिमंडल, अभी आपको पता है फिजिक्स वाला ने सोलांग वैली में जाके जम्मू कश्मीर में एक वीडियो शूट किया,
6 स्कॉर्पियो थी इस वीडियो में। तो वो तो एक एडटेक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है ना, उसके ऊपर केस कर दिया लोगों ने। क्या केस? इसने सोलांग वैली गलत बोल रहा हूँ मैं, वो गुलमर्ग वगैरह है ना जहाँ पे, वहाँ का इसने इकोसिस्टम खराब किया इस व्यक्ति ने। इसने पीडब्ल्यू वाले ने कैसे खराब किया? 6 स्कॉर्पियो लेके गया साथ साथ। बिल्कुल जो वीडियो शूट हुई है वो किसी कोर्स का प्रमोशन है, और वीडियो ऐसे शूट हो रही है जैसे कोई माफिया वाला वीडियो है। पंजाबियों का नहीं होता गाना वाना, गाड़ियां नहीं होंगी जब तक गोलियां नहीं होंगी, बंदूक नहीं होंगी, बात ही नहीं होगी। तो 6 स्कॉर्पियो एक साथ चल रही है, जैसे देखा होगा तो आप देखना कभी, ठीक है। तो उसको एफआईआर हो गई, उसने इकोसिस्टम खराब किया वहां का, उसके लिए कर दिया ना। तो कानून चाहे फिजिक्स वाला हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए क्या होता है, बल्कि कानून तो उनके लिए ज्यादा ढूंढते हैं, आम आदमी को तो फिर भी छोड़ते हैं, ठीक है ना। ये चीज है। मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अकेला थोड़ी है जो देश को हैंडल करेगा। प्रधानमंत्री को लगता है यार हमारे यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इनको निर्मला सीतारमन बना देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हेल्प करेंगी, इनको रेल मिनिस्टर बना देते हैं, इनको कुछ और। लेकिन मैं सबको तो नहीं बना सकता, है ना। मेरे पास कुछ एक मेजोरिटी रखी तो है, मेन डिपार्टमेंट में दे दूंगा, बाकी तुम जो जीत के आए हो ना तुमको सैलरी मिलेगी बस। लेकिन ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है इनको सैलरी के अलावा अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, इनको बंगलो भी मिलेगा उधर नई दिल्ली में, और बाकी सारे खर्चे इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करेगी। इनका सारा बिहेवियर, तुम सारे इलेक्शन जीत के आए हो, ठीक है, लेकिन सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनेंगे, सबको रेल मंत्री नहीं बनाया जा सकता। रेल मंत्री तो एक ही होगा, और इतने डिपार्टमेंट है भी नहीं हमारे पास, 10 15 20 25 30 50, है ना। तो 552 लोग जो जीत के जा रहे हैं उसमें आप जो जीत के आए हो, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी मिलेगी, जो होगी वो इनको भी मिलेगी। लेकिन चूंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, इनके पास एक स्पेशल पावर है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा इनको कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे, इनको बंगला भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, फ्लाइट से आना जाना मिलेगा, ये सब चीजें। इसलिए हर कोई चाहता है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बने, वो चीज है, ठीक है। इसको लेकर तो कैबिनेट मिनिस्टर का प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत, है ना, जिसको वोटिंग ज्यादा होगी वो अपनी सरकार को क्या करेगा? बनाएगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। ये सब कुछ। और एक चीज और है यहाँ पे, संसदीय विशेषाधिकार गई, संसद के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं पार्लियामेंट के वो। और विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका तो समझ लो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कोई ऐसी, ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है गाइस, इसका मतलब होता है कोई ऐसी बॉडी जो कानून बनाती है, स्टेट के अंदर भी होती है, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। वहां जो लोग जीत के जाते हैं उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए कहा जाता है, विधायक। लेकिन जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? पार्लियामेंट, वहां जो लोग जीत के जाते हैं उसे सांसद कहते हैं। वो लोग जो कानून बनाएंगे वो पूरे देश के लिए होगा, और वो जो कानून बनाएगा वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा, ठीक है ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब अ प्लेस वेयर पीपल सिट एंड मेक लॉ और अमेंड लॉज, है ना। तो जो कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल, उसका कोई तो हेड होगा जो चला रहा होगा। जैसे सेंटर में ओम बिरला है, और हर स्टेट का अपना अपना होता है, दिल्ली का भी हो अपना, ठीक है। तो उसका जो अध्यक्ष होगा, जो उसका चेयरमैन होगा, जो उसका स्पीकर होगा, उसके पद की क्या पावर है, वो सब इसमें, ये सब हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया, ठीक है। और देख लो और क्या क्या, आयरलैंड से हमने क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गए। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है आपको पता है? आप में से वोट देने जाते हो आप लोग, कोई किस किस ने दे रखा है वोट? ठीक है, आपको जो पसंद है आप उसका बटन दबा के आगे। राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ध्यान रखना आप लोग, राष्ट्रपति के इलेक्शन में हमेशा, राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया हमने? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए से। यूएसए में हमेशा राष्ट्रपति के चुनाव में देखना 2 ही लोग खड़े हो सकते हैं, और भारत में भी ऐसा नहीं है जैसे मंगोलपुर में कि एक सीटी से खड़ा हो रहा है, एक हाथ से खड़ा हो रहा है, एक झाड़ू से। कभी जाके देखना उस लिस्ट में 50 नाम होते हैं, झाड़ू, सीटी, हाथ, खटिया, जो भी, रोटी वोटी। बिहार में तो और ज्यादा होता है, अभी चल रहा है बिहार में चुनाव, बिहार में तो और ज्यादा होता है। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में कितने लोग होते हैं? सिर्फ 2 से ज्यादा खड़े। लेकिन यूएस की एक और खास बात है, यूएस में जो 2 बार प्रेसिडेंट बन गया लगातार बैक टू बैक, वो अगली बार प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, यहाँ में पहले पॉलिटिशियन, मान के चलो हमने इनको पॉलिटिशियन 1 बार चुना, 2 बार चुना, मोदी जी को मान लो 2 बार चुन लिया, तीसरा चल रहा है ना, तीसरा चल रहा है। अब मान लो मोदी जी बूढ़े हो गए, है ना, उनकी जीभ बाहर आ रही है अब, है ना, जैसे वैष्णो देवी पे, ठीक है,
उन खच्चरों की आ जाती है जो पहाड़ पे चढ़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो बन सके, लेकिन जनता फिर भी कि उनको वोट दे रही है मान के चलो, तो वो बन सकते हैं। यहाँ पे पॉलिटिशियन की रिटायरमेंट की कोई एज आपकी है? आप रिटायर हो जाओगे 60 साल में जब नौकरी करोगे ना, 60 साल में। अब कोई 20 साल में अगर नौकरी पे लगता है तो उसकी खुशकिस्मती कि वो 40 साल तक जॉब करेगा, बट कोई अगर 35 साल में लग रहा है तो उसकी किस्मत है कि वो 15-20 साल करेगा, 25 साल करेगा। ठीक है ना, वो लगने के ऊपर है। इसलिए कहते हैं जितनी जल्दी लगोगे उतने तुम्हारे प्रमोशन हाई होते चले जाएंगे, क्योंकि लेट लोगे। अब बिहार में तो जाओगे तो बिहार के जो स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें 45 साल वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है, कुछ कुछ केसेस में तो 50 साल वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो नौकरी कितना करेगा? 10 साल। तो 10 साल में अगर वो कांस्टेबल बन भी जाता है तो फिर क्या करेगा आगे चल के? मान के 10 साल में तो कांस्टेबल ही रिटायर्ड होगा फिर तो। कोई चीज है आगे क्यों, किस चीज पे बात करते हैं हम लोग? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। हाँ, यही करता है कि इंडिया में अगर आप राष्ट्रपति के लिए वोट डाल रहे हो तो वो होता है गाइस प्रेफरेंस बेस्ड वोट। नॉर्मली आप वोट डालते हो, बटन दबा के आ जाते हो, लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट के लिए जाओगे तो आपको दोनों के लिए वोट डालना है। ठीक है ना, मान लो कि चलो 3 लोग, इन तीनों ने राष्ट्रपति के लिए वोट डाला। ठीक है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग खड़े होते हैं? 2। पहले व्यक्ति ने दो दो बंदे खड़े हैं, एक मान लो एक खड़ा और एक, उन्होंने ये जो फर्स्ट कैंडिडेट हमारा एक्स कैंडिडेट है, इसने इनको पहली प्रेफरेंस दी और इनको दूसरे वाले ने दी, इनको दूसरी और इनको तीसरे वाले ने दी इनको पहली और इनको। तो प्रेफरेंस बेस्ड विनिंग होता है इसमें, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस ज्यादा मिली है वो जीतेगा। लेकिन वोट इनको दोनों करने होंगे, एक बटन दबा के नहीं आ सकते राष्ट्रपति के, इसका एक प्रोसीजर होता है प्रॉपर। ठीक है ना, आगे की बात करें, इसको एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति कहते हैं। इसका एक पूरा सिस्टम होता है, प्रोसीजर आगे पढ़ेंगे हम उसमें जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नियुक्त करता है। राष्ट्रपति आपको पता है 12 लोगों को राज्यसभा में डायरेक्ट, हमें राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत है? अगर राष्ट्रपति जी की कृपा हो गई हम पे तो हमें डायरेक्ट भेज सकते हैं बिना चुनाव के। लेकिन ऐसे थोड़ी भेजेंगे, हम ही थोड़ी है, हमारी शक्ल इतनी अच्छी थोड़ी है भेजेंगे, कुछ काम भी तो कर्म अच्छे होने चाहिए हमारे। तो मान के चलो अगर हमने साहित्य में, लिटरेचर में कोई ऐसा काम कर दिया है, या हमने स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा काम कर दिया है, साहित्य, कला, विज्ञान, लिटरेचर, आर्ट और साइंस में अगर हमने कोई ऐसा काम कर दिया तो हम डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो सकते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट, मैंने बोला साहित्य यानी लिटरेचर, कला यानी कि आर्ट और साइंस यानी कि यही लिखा है संविधान में, मैंने तो नहीं बोला स्पोर्ट्स। तो फिर सचिन तेंदुलकर को डाल दिया। तो किसी ने पूछा स्पोर्ट्स कहाँ लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि लिखा था साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि, इत्यादि होता है एक्सेट्रा, और इस एक्सेट्रा में वो सब कुछ आएगा जिसमें भारत का नाम किसी ने रोशन किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करता है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको इस इत्यादि में कुछ भी आएगा। ठीक है ना, अजम्पशन देता है सुप्रीम कोर्ट। कोई पूछे आपसे कि संविधान का गार्जियन कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अगला ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, प्रस्तावना की भाषा गए, प्रियम्बल ऑफ लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसपे दोनों ही कानून बनाते हैं, स्टेट भी और केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। केंद्र राज्य मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन। तो ये तो मैंने पहले बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन, जब चाहे जिस राज्य को चाहे लपेट दे, जब चाहे कभी भी आ जाए, कोई डेमोक्रेसी कुछ नहीं। अगर उनको लगता है सिक्योरिटी नेशन के ऊपर बात है, किसी की भी लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर सकते। ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना सरकार चलती है पार्टी से, पार्टी का एक इमेज होता है, एक सिंबल होता है, कमल, हाथ, झाड़ू, तो वो अपना सिंबल खराब नहीं करेंगे, इसलिए वो प्रोसेस से ही चलते हैं। लेकिन आ जाए लपेटने पे तो लपेटे जा। आगे की बात करें, जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकाल। और गाइस आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। 2 चीजों को छोड़ करके, एक फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी को छोड़ करके, मतलब आप इमरजेंसी भी होगी तो भी आपको कोई जान से नहीं मारेगा और आपको जेल में नहीं भरेगा। ठीक है, अगर भरेगा तो उसका प्रोसीजर होगा। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया गाइस, फेडरल गवर्नमेंट प्रोसेस, अमेंडमेंट लिया है साउथ प्रोसेस। ठीक है ना, अमेंडमेंट लिया, क्या लिया साउथ अफ्रीका से हमने, संविधान संशोधन लिया। रूस से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पहले नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। ठीक है ना, जापान से क्या लिया हमने, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, लॉ का जो प्रोसीजर होता है उसका वो एस्टैब्लिशमेंट, वो सब चीजें। ठीक है ना, अब जो बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं उसके बेसिस पे एक बार फिर से आप लोग देख लो। ब्रिटेन और उसका तो मैंने आपको दिखाई दिया था, बाकियों का थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या। तो ब्रिटेन हो गया हमारा
अच्छा गाइस, हमने भारत शासन अधिनियम से क्या लिया, ये भी आप लोग देख लो। माना कि आप बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं करो, लेकिन आपका एग्जाम छोटा भी नहीं है ना। हमने न्यायपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी लिया है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उससे ऊपर एक हाई कोर्ट होता है, उससे ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है। लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, जो आईएएस वाईएएस अपॉइंट करता है ना, वो तो सेंटर के लिए होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट के लिए स्टेट का होता है। ठीक है। संघीय तंत्र यानी कि फेडरल सिस्टम जो केंद्र सरकार का है, बीजेपी वाला, वो राज्यपाल का कार्यकाल, ड्यूरेशन ऑफ। तो गाइस ये ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे जो गवर्नर होता है ना, कौन सा वाला गवर्नर जो स्टेट को संभाल रहा है, एक आरबीआई का भी गवर्नर होता है। ठीक है ना। तो जो स्टेट को गवर्नर संभाल रहा है, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, तो यहाँ पे फिक्स नहीं होता गाइस, गवर्नर का ड्यूरेशन फिक्स है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, हिंदी मीडियम वालों ध्यान रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक। राष्ट्रपति ने कहा कल से मत आना, ठीक है। लेकिन आपको पता है राष्ट्रपति तो हमारे देश में फ्री है ही नहीं। वो किससे रिकमेंडेशन लेता है, प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री तो पार्टी की होती है। ठीक है। तो गाइस ध्यान से सुनना, 2014 में ना दिल्ली में चुनाव हुए, 2013 की बात है। कब की बात है? और उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी? और दिल्ली में उस समय आम आदमी पार्टी की लहर थी। किसकी लहर थी? और उस लहर में शीला दीक्षित हार गई। कौन हार गई? अब ये दिवंगत हो चुकी है, अब ये नहीं है। शीला दीक्षित हार गई और अगले साल 2014 में गई सेंट्रल गवर्नमेंट में ना बीजेपी आ गई थी। कौन आ गई थी? तो शीला दीक्षित 13 में हार गई और 14 में कांग्रेस हार गई सेंटर में। एक साल के लिए कांग्रेस, जैसे ही शीला दीक्षित हारी, उनको तुरंत गवर्नर बना दिया गया। किसका? आंध्र प्रदेश का। ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन किसको दे दिया है? कांग्रेस को। उनकी तरह दल बदलू थी थोड़ी थी, बहुत सारे दल बदलू होते हैं। तो अगर आपने जीवन भर एक पार्टी को टाइम दे दिया ना अपना, पार्टी का टाइम खराब, देखो हर पार्टी का टाइम अच्छा खराब आता है। ठीक है ना। जैसे बीजेपी का कभी टाइम खराब भी था, उनको एक ढेले की सीट नहीं मिलती थी। जो 3 बार से जीत रहे ना। ठीक है। सेम वही जो कांग्रेस की इस समय सिचुएशन है, सेम वही सिचुएशन किसकी थी। और अब ये कुछ टाइम बाद फिर चेंज हो जाएगा। नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी स्थायी नहीं है। हमें किसी चीज पे खुश होने की जरूरत नहीं है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो आज हमारे हालात हैं, वही हालात कभी किसके होंगे, तो हो रहे हैं। और यही हालात अब वापस से बीजेपी के होंगे, फिर वापस कांग्रेस आएगी, लोग उससे फेडअप हो जाएंगे, फिर और आएंगे कोई। ये रिसाइकल चलता रहेगा, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, जब तक कोई नया नहीं आ जाता तब तक। ठीक है। वरना फिर गेम 3 खानों में जाएगी फिर तो। ठीक है। ये चीज है। तो शीला दीक्षित को कुछ समय के लिए, अच्छा शीला दीक्षित को हराया किसने? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने, जिस सीट से लड़े थे। अरविंद केजरीवाल भी तो इस बार हारे हैं। तुम याद रखना, दिल्ली का सीएम जहां से अपना वो भरेगा ना चुनाव का एरिया, वहां पे बहुत तगड़ा कंपटीशन। वहां पे 13-15 बंदे खड़े होते हैं लिस्ट में। मैं भी खड़ा हो जाऊंगा जाकर के, मैं कोई कम से कम नाम तो होगा, सीएम के लिए लड़ा था, सीएम के खिलाफ लड़ा था। यहाँ से 13 बंदे नहीं होंगे, यहाँ से आप जाकर देखना 5 ही लोग मिलेंगे। एक आपको हाथी वाला मिलेगा, एक कमल वाला मिलेगा, एक आपको झाड़ू वाला मिलेगा, एक कांग्रेस वाला, एक आधा कोई निर्दलीय मिलेगा, सीटी वाला। 5 मिलेंगे, 6। वहां पर 13 बंदे अलग अलग पार्टियों के, जो उस इलाके के नॉर्मल लोग हैं वो भी खड़े हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इलाका सीएम का इलाका, न्यूज में उनका नाम आएगा, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। जीतेंगे वो वैसे भी नहीं, क्योंकि जीतने की कंडीशन होती है यहाँ पे, वो आगे चुनाव जब इलेक्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। ठीक है। तो शीला दीक्षित हार गई, तो उनको तुरंत क्या बना दिया, क्योंकि उस समय सेंटर में किसी सरकार थी? कांग्रेस की। और कांग्रेस तो प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का, तो प्रधानमंत्री तुरंत रिकमेंड किया राष्ट्रपति को कि भाई इनको कल से, कल क्या मतलब कल से, ठीक है ना, कल से ही। तो एक लेटर से बनते हैं ये लोग, गवर्नर ना एक लेटर से बनते हैं और एक लेटर से हट भी जाते हैं। ठीक है। तो इनका ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, ध्यान रखना। ये राष्ट्रपति की मर्जी से काम करता है, और बैकएंड में किसकी मर्जी से? प्रधानमंत्री से। प्रशासनिक विवरण मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन वाला हिसाब किताब कैसे होता है वो सारा। नेक्स्ट पे आते हैं। तो ब्रिटेन, आपको मैंने पढ़ा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट वाला वो। और हमने ब्रिटेन पढ़ लिया, अमेरिका पढ़ लिया। आयरलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं गाइस। व्हाट इज, वेयर इज आयरलैंड? तो गाइस आयरलैंड के बारे में कहते हैं, गाइस हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होता है ना प्रेसिडेंट का, उसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे यार, प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव की क्या पद्धति है, क्या प्रक्रिया है, वो चीज है।
राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन गाइज, राज्यसभा में कौन कौन से लोग नॉमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। और डीपीएसपी गाइज, क्या लिया हमने, व्हाट इज डीपीएसपी गाइज, ये हमने चर्चा की थी ना। कोई पूछे ना हमारा संविधान क्या है, तो ये बेसिक लॉ बुक है, बेसिक हमारे फंडामेंटल राइट्स बेसिक लॉ बुक है। मैं इनको बोलने ही ना दूं, ये तो इनके, ये तो बात हमने डिस्कस की थी ना लास्ट क्लास में। हमारे घर में मैंने कहा ना एक पेट है फीमेल, तो मेरे भाई ने कहा इसकी ब्रीडिंग नहीं कराएंगे, बात की थी हमने इसकी, है ना। तो मेरा भाई कह रहा है, मैंने कहा भाई ये इसके प्राकृतिक अधिकारों का हनन है, मेरे मुंह से ये शब्द निकले। उसने अपने दोस्त को भी ये बात बताई जो कि खुद मतलब कि डॉग्स को क्या करता है वो रखता है, तो उसने ये भी सेम स्टेटमेंट डायलॉग उसने मारा कि इसके प्राकृतिक अधिकारों का हनन है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो उसके लिए कानून पढ़ने की जरूरत है क्या, मैं किसी को मार रहे हो प्रताड़ित करो तो उसके लिए तो साफ दिख रहा गलत है। भाई साहब मैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन 10th क्लास में पता नहीं कैसे भगवान की कृपा थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया मैंने, मेरी ज्यादा परसेंटेज थी 54-55, तो इतना, जबकि मैं दिन रात लगा रहा था तो भी इतने ही आए मेरे। लेकिन मेरी क्लास टीचर में ऐसी छवि बन गई थी कि मैं क्लास में जिसको कहता हूँ कि, अब हुआ क्या, एक बार टीचर ने मारना शुरू किया, हमारे सर थे, बहुत मानता हूँ मैं उनको, मेरी चेंजिंग लाइफ में ना 2 ही 3 टीचर है जो उनको मैं मानता हूँ, जेपी शर्मा सर, मारना शुरू किया। अब मेरे बगल में ना एक लड़का बैठता था, वो मेरा दोस्त था, ठीक है, उसका नाम ना किसी पाकिस्तान के किसी फेमस से बॉलर के ऊपर था, मैं भूल गया नाम उसका, वसीम अकरम, हाँ वसीम अकरम नाम था उसका। उसको मारना था, मैंने कहा, मैंने डंडा पकड़ लिया, मैंने कहा इसको क्यों मार रहे हो, ठीक है, मैंने यूं बोला इसको क्यों, मेरे को यूं नहीं पता, अब तो मेरे पड़ेंगे फिर तो। लेकिन जब मैंने उस हौसले को दिखाया ना, और मैंने सर की, मैंने कहा इसको क्यों मार रहे हो आप, वो बहुत शरीफ लड़का था, वो बहुत एक्सट्रीम शरीफ, ठीक है, ऐसे कम मिलते हैं। मैंने कहा इसको क्यों मारो, डंडा पकड़ लिया मैंने, ठीक है, तो फिर नहीं मारा उन्होंने उसको। ये साफ दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, इसके लिए मुझे कानून की किताब पढ़ने की थोड़ी जरूरत है, आवाज उठाएंगे जहां पे उठाना होगा, ये चीज है। तो हमारी जो संविधान है ये कोई बहुत डिटेल में लॉ नहीं है, उसके लिए तो सीआरपीसी है ना। सीआरपीसी क्या है कि यहाँ वायर निकली हुई है, वायर नंगी है और उसमें से करंट आ रहा है, और मुझे ये बात पता है और मैंने जानबूझ इनको वायर टच करा दी है, ये मर्डर बाय इंटेंशन, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है कि वायर निकली, मुझे नहीं पता था करंट आ गया, फिर भी हो गया, ये मर्डर विदाउट इंटेंशन है। ये इसके अब डिटेल में आना तो सीआरपीसी में आओ, आईबीसी में, आईपीसी में आओ या बीएनएस में आओ, लेकिन संविधान हमारा जो है वो डिटेल नहीं है, वो नेचुरल लॉ है जो हम जानते हैं एक्चुअली, है ना। तो ये सब कुछ बात बताता है। तो मैंने कहा ना उसमें जो फंडामेंटल्स हमारे राइट है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टार्टिंग में कितने थे, 7, अब कितने हैं, 6। बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, कहीं आने जाने के, तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो भाई ये तो नॉर्मल चीज है, इसके लिए हमें पैसा तो कोई जा नहीं रहा। मैंने कहा बोलने का अधिकार दे दिया मैंने आपको, क्या दे दिया तुमने, ये तो हमारा प्राकृतिक अधिकार है ना। आपको अपने डिफेंस का अधिकार है, तो वो तो है ही है, क्या जब पुलिस नहीं थी तो क्या लोग अपना डिफेंस नहीं करते थे क्या, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल इतना तो मिलना ही चाहिए, ये कोई नहीं छीन सकता, सरकार भी छीनेगी तो हम सरकार से भी लड़ेंगे। लेकिन एक है गाइस डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो होता है डीपीएसपी जो होता है गाइस, ये कैसे चलता है, इसमें सरकार कोशिश करेगी, अच्छा अपने घर के बच्चे हैं, बोलने का अधिकार दे दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे दिया, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, सब कुछ करा दिया, अब इनको कोशिश करते हैं इनको फ्री बिजली दे देते, ठीक है। तो दे रहे फ्री बिजली, फ्री पानी दे देते हैं, फ्री एजुकेशन दे देते हैं, फ्री मिड डे मील दे देते हैं, फ्री में हॉस्पिटल दे देते हैं। ये सरकार कोशिश करेगी तुम्हारा जीवन और क्या हो जाए। तो डीपीएसपी इज द, एक तरह से कह लो ये ना हमारी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए फंडामेंटल बेसिक चीज, वो तो है ही है। और ये जैसे जीने के लिए हमें 2 रोटी चाहिए, लेकिन अगर किसी को बटर चिकन मिल रहा तो भी उसकी किस्मत है, ठीक है ना। लेकिन अगर कल को बटर चिकन छिन जाए तो वापस किस पे आएगा, वो 2 वक्त की रोटी पे ही आएगा, वो चीज़ है, ठीक है। तो ये जो सरकारें दे रही हैं, ये जो डीपीएस में है, ये दे भी सकती हैं और नहीं भी, उनकी मर्जी है। कल को फ्री बिजली बंद भी हो जाएगी, कोई नहीं बोल सकता। तुम आंदोलन भी नहीं कर सकते, क्यों करोगे आंदोलन, अच्छा ये डेमोक्रेसी, आंदोलन तो कर सकते हो, वैसे झूठ क्यों बोलूं, और क्या पता दबाव में आकर सरकार दे भी दे, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसे ही चलता है, व्यवस्थाएं लेट चलती है डेमोक्रेसी में, है ना। सामने वाला अच्छा भी कर रहा है तो भी डेमोक्रेसी में चोर है, सीधे बोलेंगे हम। जैसे मोदी जी ने बोला कि आधार कार्ड तो देश के लिए खतरा है, लेकिन खुद जब वो बने प्रधानमंत्री तो हर चीज को किससे लिंक करवा रहे हैं, अब प्रॉपर्टी खरीदने में भी आधार कार्ड चाहिए, ठीक है ना। कुछ दिनों बाद देखना प्रॉपर्टी खरीदने में अंगूठे भी लगेंगे, फिर पता चला किसके पास कितनी, ठीक है, वो चीज है। आगे की बात करें, अगला नेक्स्ट देखो आप लोग, आयरलैंड का कर लिया हम लोगों ने।
आयरलैंड के बाद आपका नेक्स्ट है हमारे पास कनाडा से क्या लिया हमने गाइस? कनाडा से हमने लिया हुआ है कनाडा, कनाडा जो भी कहना चाहो आप, ठीक है। संघ की व्यवस्था गाइस, फेडरल सिस्टम यहाँ से भी कुछ कुछ लिया हुआ हम लोगों ने, ठीक है। फेडरल सिस्टम यहाँ से भी कुछ कुछ लिया हुआ है। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा गाइस, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और क्या कह रहा है? शक्तियों का वितरण गाइस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब कि शक्तियों का वितरण, मतलब कौन स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, कौन सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन उन्होंने ये कहा गाइस कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसके पास रहेंगी? अवशिष्ट मतलब कि संविधान बनाने वाले तो बड़े इंटेलिजेंट थे, मैंने ये बात कई बार बोली है। उनको पता था कि आज से 50 साल बाद कैसी कैसी डिवाइसेस आ जाएंगी, मोबाइल आ जाएगा और उस मोबाइल से 36 तरह के क्या होंगे? क्राइम होंगे। उनको इस बात का शायद ऐसा, मैंने कहा ना, ऐसे लोग विजनरी होते हैं, और जो विजनरी नहीं होते ना वो जिंदगी भर धक्के खाते हैं, ठीक है। मैं विजनरी नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैं समय के साथ अपग्रेड कर लेता हूँ चीज़ों को, ठीक है। लेकिन मैं विजनरी नहीं, मैं मानता हूँ अगर मैं विजनरी होता तो मैं यूट्यूब को प्रेफरेंस 2016 में दे रहा था जितना बाकी चैनल दे रहे हैं। उनके सामने, मेरे सामने ग्रो हुए हैं सारे के सारे। मैं आज का टीचर नहीं हूँ, 2013 का एसएससी में जो सबसे पुराना टीचर होगा ना उसके पैरेलल का टीचर हूँ मैं। लेकिन हमने कभी यूट्यूब को आज भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो विजनरी अगर मैं होता, मैं 13 में अगर यूट्यूब को पहचान लेता तो आज हालात कुछ और होते, कुछ और होते। कचड़ा भी डाल दोगे ना, मेरे पास जो बच्चे सेलेक्ट होने आगे आए थे ना, कह रहा सर कुछ भी डालो, सर कुछ भी डालो, बस एक वीडियो होनी चाहिए, ठीक है ना। बिहार में एक टीचर, मैंने वीडियो देखी, कूद कूद के पढ़ा रहा है वो, देखा वो वीडियो आप लोगों ने? कूद कूद के पढ़ा साइंस के, कूदे जा रहे, लिटरली कूदे जा रहा है वो। मैंने कहा भाई इतनी देर तो पैरों में दर्द हो जाएगा। और हमसे ये होगा भी नहीं ना, हमसे ये होगा भी नहीं, सच तो ये है। ये सब झूठ वूठ बोलने वाले काम होते नहीं है वो चीजें, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियां मतलब गाइस, उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ, उन्होंने संविधान लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, लिख लिख के इतना मोटा बना दिया, कह रहा भाई अगर हम कुछ लिखना भूल गए हैं तो उस पर रूल बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोलेगी चपड़ चपड़। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना, जितना भी पावर जितना नीचे तक जाता है ना वो कमजोर होता है। ये जज साहब बिक जाएंगे सस्ते में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले, ठीक है ना, या ये दबाव में आ जाएंगे किसके? स्टेट गवर्नमेंट के। तभी तो एक दिन में 3-3 जजेस का एक ही बंदे की हेयरिंग में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट का जज दबाव में नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज दबाव में नहीं आएगा। तो पावर जितनी ऊपर की तरफ बढ़ेगी वो और ज्यादा क्या होगी? सशक्त होगी, तो पावरफुल होगी। तो ना कि जितने भी अनरिटन थिंग्स हैं वो सारी की सारी किसके पास होंगी? ठीक है, हाँ। अनडिस्कस्ड पावर, अनडिस्कस्ड पावर, अनडिस्कस्ड या अनरिटन पावर्स inscribed in central government, inscribed in central government, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय गाइस, सुप्रीम कोर्ट, ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट जब चाहे परामर्श ले सकता है। परामर्श मतलब सजेशन ले सकता है, जिसको मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य है। भाई मैं इनसे परामर्श लूंगा तो मानना जरूरी थोड़ी है कि मुझे स्कॉर्पियो कौन से कलर की खरीदनी है, मैं जो मर्जी खरीदूं, बस आइडिया ले लिया मैंने। और आइडिया लेना चाहिए। अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आप पूछने जा रहे हो तो पूछोगे ना। लेकिन मैंने देखा लोग मोबाइल खरीदने में तो आइडिया ले लेते हैं, लेकिन कोचिंग के मामले में कहीं भी जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ है। आगे की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का क्या करे? सुप्रीम कोर्ट क्या एक तरह का एक, ठीक है ना, परामर्श ना, सजेस्टिव कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का सजेशन किसके लिए? सजेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ, हमें थोड़ी जज साहब देने आएंगे सजेशन, हमारी तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। किसको सजेशन देंगे? वो हेड ऑफ द स्टेट को, हेड ऑफ द स्टेट को, है ना, यानी प्रेसिडेंट वगैरह को। तो प्रेसिडेंट को सलाह देंगे, प्रेसिडेंट भी ले लेता है उनसे सलाह, ठीक है ना। आगे बात करेंगे। सशक्त केंद्र के बाद संघीय व्यवस्था। गाइस इस बात पे मैं एक वीडियो देख रहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ क्या वो भारत में हो सकता है क्या? जो श्रीलंका में वो भारत में हो सकता है? तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये था, मतलब ढंग से, ऐसा नहीं कि ऐसे सस्ती वाली डिबेट, वो सब नहीं देखता। डिबेट में देखता हूँ हमेशा जो आईएएस लेवल का होता है वो, या आईएएस के टीचर करते हैं वो, क्योंकि उनको अंदर सिक्योरिटी, आईएएस में एक पेपर होता है जो इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, तो आंतरिक सुरक्षा का मामला है। तो इस पर मैं डिबेट सुन रहा था। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो गवर्नमेंट काम कर रही है ना, चाहे वो स्टेट में मिस्टर केजरीवाल हो या कोई और हो, ये बंदे देखे ना जब बोलते हैं यहाँ के राजा हम हैं, ठीक है ना, केजरीवाल का स्टेटमेंट देखा ना, ठीक है। तो यहाँ के राजा हम हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जनता ने उनको क्या किया है?
तो वो जनता, उनकी पावर बेसिकली जनता की पावर है। तो मोदी सरकार करने के लिए कुछ भी फ्री है, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट जनता ने चुना उसको, वो किसी के प्रेशर में नहीं है, अमेरिका के प्रेशर में है कि उन्होंने चाइना से इसको मैनिपुलेट करके जीत गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, वो चीज है, मैनिपुलेशन के कारण ही ऐसा होता सरकारों में, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में। ठीक है, क्या ये वाला सशक्त केंद्र के पास, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम कह लो आप लोग, स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम। गाड़ी वाड़ी कितने लोग लाए हैं भाई? खड़ी है ना सही जगह? उधर खड़ी कर दिया करो यार, यहाँ पे बहुत दिक्कत है। आज नेक्स्ट की बात करें, अगला देखो, नेक्स्ट अगर आपका कनाडा हमने ले लिया, ऑस्ट्रेलिया भी ले लिया, ठीक है, संघ व्यवस्था ये भी ले लिया हमने। ऑस्ट्रेलिया से देखो क्या क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया भी हम पढ़ चुके हैं, कॉन्करेंट लिस्ट हो चुका है, प्रियम्बल की लैंग्वेज हो चुकी है, संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग गाइज। अगर कोई ऐसा बिल है जो ना लोकसभा में पास हो रहा है ना राज्यसभा में, ठीक है ना, तो हम उसका ज्वाइंट सेशन करा के पास करा लेंगे, ठीक है ना, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। किसकी गाड़ी नीचे खड़ी है वैसे? कोई बाइक नहीं लाया क्या आप से? फिर ठीक है, फिर क्या टेंशन है? ठीक है। अच्छा गाइज, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता गाइज, मतलब कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी वाणिज्य, मतलब कॉमर्स वगैरह, कॉमर्स ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सब कुछ भी हमने कहाँ से लिया है? हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट। आगे की बात करें, और क्या रह गया, एक क्लास देख लो। अरे भाई नेक्स्ट देखो, और देखो थोड़ी बहुत चीजें और भी है गाइज। गाइज एक बार ना फ्रांस की क्रांति सुनी होगी, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, ये सब तो सुने होंगे, आर्ट्स वालों ने तो पक्का सुने होंगे। तो गाइज फ्रांस से तो नहीं, लेकिन फ्रांस की क्रांति से, जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, उससे हमने कुछ चीजें ली हैं। क्या लिया हमने से? स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, समानता यानी कि इक्वालिटी, बंधुत्व यानी कि ब्रदरहुड टाइप का कह लो आपको, और रिपब्लिक सिस्टम, ठीक है ना, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस, समानता यानी कि इक्वालिटी, ये प्रियम्बल में आएगा, बंधुत्व यानी कि ब्रदरहुड, ब्रदरहुड समझते हो ना, ब्रदर का मतलब तो भाई होता है, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, ठीक है ना, रिलीजन वाइज। ये हमारा रिपब्लिक सिस्टम जो लिया हुआ वो भी हमने वहां से। साउथ अफ्रीका से क्या लिया हुआ है गाइस? संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन से आर्टिकल में पता आपको? ये 369 में, कौन से आर्टिकल में? ये राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन गई, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। जर्मनी से क्या लिया हमने? इमरजेंसी लिया। जर्मनी से क्या लिया हमने? सोवियत संघ यूएसएसआर से क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज। और प्रस्तावना जो है ना, उसमें न्याय का विचारधारा, मतलब कि जुडिशरी, जो हमारा प्रियम्बल है ना, उसमें जुडिशरी का कंसेप्ट जो है, मतलब प्रियम्बल में भी हमने काफी सारी चीजें ली हैं, खाली प्रियम्बल ही उठा के नहीं रख नहीं लिया हमें अमेरिका से, हमने प्रियम्बल में अमेरिका की सिर्फ पहली लाइन ली है, वी द पीपल ऑफ अमेरिका वाला, है ना, उसमें हमने ये वाले 3 वर्ड आज तक हमारे प्रियम्बल में आपको पता है, देश आजाद होने के कई साल बाद तक सिर्फ ये डिस्कशन चला कि जो प्रियम्बल ले रहे हैं, जो संविधान के आगे चिपका पड़ा है, जैसे हमारी कॉपियों में चिपका होता था बुकों में, ये हमारा संविधान का पार्ट है कि नहीं है, इस पे डिबेट चला। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट तो सिर्फ संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, तो इस बात पर डिबेट, लेकिन कोर्ट, मैंने कहा कोर्ट पहले अपने डिसीजन को चेंज करते थे, आज भी कर सकते हैं। कोर्ट ने पहले कहा कि नहीं है, ठीक है भाई, फिर कोर्ट ने कहा कि है, बार बार केस जाते थे तो कोर्ट ने कहा है, तो जब कोर्ट ने कहा है तो इसमें एक बार अमेंडमेंट आज तक हुआ है। हमारे प्रियम्बल में कितने बार अमेंडमेंट हुआ है आज तक? उसमें यही 3 शब्द जोड़े हुए हैं, यही वाले, फ्रांस की क्रांति। ठीक है ना, आगे जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। इसको संविधान की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की कुंजी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें न्याय शब्द जुड़ा हुआ, जापान से क्या लिया हुआ ये पढ़ चुके हम लोग, है ना। ठीक है ना, लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, या लॉ ऑन विच थिंग्स फंक्शन, वो चीज। ठीक है, ये सब कुछ जो आपने पढ़ा गया, ये क्या पढ़ा आपने अभी तक? क्या पढ़ा हमने सब? सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, शेड्यूल वगैरह के बारे में, ठीक है।